बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाज़रीन, आज की अहम ख़बरों पर बात करें। काफ़ी कुछ पाकिस्तान के अंदर देखने में आया और ज़ाहिर है सबसे बड़ा अलमनाक वाक़या दहशत गर्दी का, और मज़ीद एक कोशिश की मियांवाली के अंदर दहशत गर्दों ने हमला करने की, जिसको पंजाब पुलिस ने नाकाम बनाया और हमारे जवानों ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की और दहशत गर्दों को वहाँ से भगा दिया। दहशत गर्द मौके से फ़रार हो गए और जो टारगेट अचीव करना चाहते थे वो फुलफ़िल नहीं कर सके। और इसके बाद शदीद मज़म्मत की ज़ाहिर है जो पेशावर वाला वाक़या था, मुख्तलिफ़ हमारे बिरादर ममालिक की जानिब से, तमाम उनके लीडर्स की जानिब से गाहे बगाहे ये कहा गया और इस पर मज़म्मत की गई जो पेशावर के अंदर धमाका हुआ, जो वाक़या हुआ और जो हमारे जवान शहीद हुए, जो इंसानी जानें ज़ाया हुई, उस सब पर शदीद मज़म्मत पूरे दुनिया की जानिब से पाकिस्तान के लिए की गई। और हम बात करें आज तो पंजाब के अंदर जो एक ख़ास आज वाक़या हुआ वो ये कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर पर छापा पंजाब पुलिस की जानिब से। कोई दर्जन के करीब गाड़ियाँ पंजाब पुलिस की और उनके घर पर जो उनकी रिहाइशगाह है गुजरात में, वहाँ पर छापा मारा गया और मौके पे ज़ाहिर है कुछ नहीं मिला, लेकिन पूछगछ की गई मुलाजमों से और पूछा गया। जो पुलिस वाले थे वो दीवार फलांग कर अंदर गए और अंदर जाकर उन्होंने कोशिश की अरेस्ट करने की। किसको अरेस्ट करना था, पुलिस क्या चाहती थी, ये तो भी सामने नहीं आ सका। लेकिन ज़ाहिर है चूँकि रिहाइशगाह मोनस इलाही और परवेज़ इलाही की थी, तो पुलिस का वहाँ पर जाना और सब कुछ करना, इस पर शदीद मज़म्मत आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और परवेज़ इलाही और मोनस इलाही साहब की तरफ से। मोनस इलाही साहब ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि पुलिस की 25 गाड़ियाँ समझ में आती हैं, 2 काली गाड़ियाँ क्या कर रही थी वहाँ पर। और ये भी उन्होंने एक सवाल किया कि क्या किसी भारतीय एजेंट को पकड़ने आए थे। जिस तरीके से वहाँ पर ये छापा मारा गया और जो कुछ किया गया, एक भारी नफरी के साथ उनके घर पर, उनकी रिहाइशगाह पर जो है वो कोशिश की गई, छापा मारा गया, इस पर रद्द-ए-अमल दिया। और परवेज़ इलाही साहब ने यह भी कहा कि घर पर छापा मार रही है ये निगरान हुकूमत और ये निगरान हुकूमत के करने वाले काम नहीं है, लेकिन निगरान हुकूमत ही सब कुछ कर रही है। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि क्या सेटअप पंजाब के अंदर चल रहा है, क्या सूरत हाल है। साथ ही परवेज़ इलाही साहब ने थोड़ा सा आड़े हाथों लिया अपने हरीफों को और कहा कि ये सब इलेक्शन से भाग रहे हैं और इलेक्शन में हमारा सामना नहीं कर सकते, इलेक्शंस करवाना नहीं चाहते, इसके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। गिरफ्तारियां डाली जा रही हैं, थ्रेट किया जा रहा है तमाम वर्कर्स को, तमाम लोगों को, और ये सब कुछ किया जा रहा है, ये भी कहा गया। फिर इमरान खान साहब का जो एक केस चल रहा है उसकी दोबारा समाअत हुई और तहरीरी जवाब में इमरान खान साहब ने कह दिया कि पहले ही मुकदमे की समाअत से माजरत कर चुके हैं जो जज साहब हैं। और जज साहब की माजरत के बाद उन्होंने कहा कि जज साहब चूँकि उन्होंने पहले माजरत की थी इस मुकदमे को सुनने से, सो दोबारा वो ये केस काबिल समाअत नहीं है। ये कहकर उन्होंने कोशिश की है किसी भी तरह से अपनी नाअहली का जो केस है इससे थोड़ा सा वो किसी भी तरह राह फरार इख्तियार कर सके। लेकिन शायद ही कहा जा रहा है कि, और आज नून लीग के तमाम जो लीडर्स थे उनकी तरफ से रद्द-ए-अमल आया और तलाल चौधरी साहब थे, उसमें आबिद शेर अली साहब थे और सब ने बड़ी धुआंधार कॉन्फ्रेंस की। और ये जो कॉन्फ्रेंस की, उस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद था फवाद चौधरी साहब की जो ज़मानत मंजूर हो गई। आज फवाद चौधरी साहब की ज़मानत मंजूर हुई और फवाद चौधरी साहब को 20,000 रुपये के मचलकों के अगेंस्ट उन्हें जो है वो रिहा कर दिया गया। और फवाद चौधरी साहब जो हैं, यही कहा जा रहा है कि ज़ाहिर है माजरत की उनकी जानिब से उनके वकील ने, और ये कहा और कोर्ट ने इस चीज़ की यकीन दहानी की और शर्त रखी, इस चीज़ की शर्त रखी गई कि आइंदा फवाद साहब किसी इदारे के बारे में ऐसी गुफ्तगू नहीं करेंगे। ये एक नामुनासिब गुफ्तगू थी जो आइंदा ना हो, और इस कंडीशन के ऊपर उनको रिहा किया गया कि फवाद चौधरी साहब आइंदा इस किस्म की कोई भी गुफ्तगू किसी भी इदारे के बारे में नहीं करेंगे। और एक एग्जांपल सेट की गई ताकि आइंदा भी कोई किसी इदारे के बारे में ऐसी गुफ्तगू ना कर सके। और कोर्ट की जानिब से यही कहा गया, 20,000 रुपये के मचलके के अगेंस्ट फवाद चौधरी साहब की ज़मानत जो है वो मंजूर की गई। और फवाद चौधरी साहब जो है वो अब 1-2 दिन के अंदर फिर से दोबारा हमें नज़र आएंगे। असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके साथ PTI की सीनियर क़यादत मौजूद थी और उन्होंने काफ़ी बातें की और कहा कि फवाद चौधरी साहब ही विल बी बैक इन एक्शन और वेरी सून यू विल सी कि फवाद चौधरी साहब दोबारा से अपने हरीफों को आड़े हाथों लेंगे। किसी इदारे को ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अपने हरीफों के बारे में जो बातें वो करते रहे हैं और जो हमेशा से धुआंधार इल्ज़ामात और धुआंधार बातें अपने हरीफों के ख़िलाफ़ करते रहे हैं, वही करते रहेंगे। शेख रशीद साहब की भी थोड़ी सी बात करूँ तो शेख रशीद साहब ने कहा कि इमरान खान सही कहता है कि आसिफ अली जरदारी जो है वो कत्ल करवाना चाहते हैं।
जो इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया था आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर, और ये कहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब एक प्लान सी बना रहे हैं मेरे ख़िलाफ़, और उन्होंने बना लिया है और उसके लिए शायद किसी को हायर भी किया है। और जिस तरह से बाकी सियासी रहनुमाओं ने ये कहा कि शायद सुपारी दी गई है इमरान खान साहब की आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से, तो उस पर शेख रशीद साहब ने कहा कि ये हकीकत है जो इमरान खान साहब ने कहा। और फिर ये भी उन्होंने कहा कि अगर 16 वजारतों से कुछ नहीं मिला तो मेरे खिलाफ इन्होंने पुलिस से कोशिश की कि मुझे थ्रेट किया जाए, मेरी लाल हवेली को बंद किया जाए, और जो कुछ कर सकते थे ये कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान का सिपाही हूँ और मैं खान का साथ देता रहूँगा, और हम घबराने वाले नहीं हैं, इन लोगों का वक्त ख़त्म हो चुका है। जिस तरह से फिर बाकी शेख रशीद साहब के हमेशा बयानात होते हैं और वही सारी स्टेटमेंट्स थी उनकी। इसहाक डार साहब का IMF के साथ कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो ऑलमोस्ट जो 9th रिव्यू था, अब उम्मीद ये है कि 9th रिव्यू जो है वो अब कंप्लीट हो रहा है IMF का, और इसहाक डार साहब के माबैन और आज IMF की जो टीम थी, मुआशी टीम थी, उन्होंने कहा कि तमाम शराइत पर पूरा उतरेंगे। मुआशी टीम ने भी यही कहा, IMF के जो डेलीगेशन आया हुआ था उन्होंने यही कहा कि हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान अपनी तमाम कई गई बातों पर पूरा उतरेगा और अपने तमाम तमाम अहदाफ को जो है वो भरपूर तरीके से पूरा करेगा। इसहाक डार साहब ने भी यही यकीन दहानी कराई और कहा कि हम तमाम शराइत पर पूरा उतरेंगे। इजाफी टैक्स के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी ले ली है, ये भी कहा उन्होंने, और जो भी टैक्स गेन करना है, जिस तरह भी चीज़ें करने माजी की तरह अपने अहदाफ को पूरा कर लेंगे। इसहाक डार साहब हमेशा अपने माजी का जिक्र करते हैं कि मैंने जब पहले इसहाक डार साहब का दौर था पुराना, और उन्होंने कहा जी उस दौर के अंदर मैंने IMF के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको हमने फुलफ़िल किया था, और इस बार भी हम उसी तरह से फुलफ़िल करेंगे। लेकिन ये IMF का कॉन्ट्रैक्ट इट वाज ड्यू सिंस 25 अक्टूबर 2022, यानी ये इतने माह जो लगे इस कॉन्ट्रैक्ट को करने में, तो इसका खमियाजा मईशत ने भुगता। इल्ज़ाम ठहराया जाता है इमरान खान साहब के ऊपर, कहा जाता है कि इमरान खान साहब हैं वजह इस पाकिस्तान में तमाम महंगाई की और इस मईशत की बेड़ागर्क करने की रीज़न इमरान खान है। लेकिन ये जो 9th रिव्यू है ये 25 अक्टूबर से पेंडिंग है, यानी 25 अक्टूबर से इमरान खान साहब तो नहीं थे लेकिन यही हुकूमत थी, और इन्होंने 25 अक्टूबर से अभी तक IMF के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। सो इस डिले की रिस्पॉन्सिबल और इस महंगाई की रिस्पॉन्सिबल यही हुकूमत है, जिसमें आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये कहा। मिफ्ता इस्माइल साहब की मैं आपको स्टेटमेंट बताऊं तो मिफ्ता साहब ने ये कहा कि जो मुआहिदा मैं करके आया था, जो मैंने कहा था IMF के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, उस मुआहिदे को इसहाक डार साहब ने तोड़ दिया। उन्होंने साथ रेफरेंस दिया उस एक कॉन्ट्रैक्ट का जो शौकत तरीन साहब ने अपने दौर के अंदर ख़त्म किया था। उन्होंने कहा जी शौकत तरीन साहब ने अपने दौर के अंदर इसी तरह IMF का एक मुआहिदा मनसूख किया था और तोड़ा था एक मुआहिदा, और सिमिलरली जो मुआहिदा मैं अपने दौर के अंदर IMF से करके आया था, जो कमिटमेंट्स मैंने की थी, इन कमिटमेंट्स को इसहाक डार साहब ने तोड़ दिया। और IMF का जो कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अब भी जो महंगाई हो रही है, अगर हम किसी और की बात ना करें, मिफ्ता इस्माइल साहब की स्टेटमेंट को देखें तो मिफ्ता इस्माइल साहब हैज़ क्लियरली स्टेटेड दैट इसहाक डार इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। और IMF के पास ना जाना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 माह का अरसा, और अब चौथा महीना ऑलमोस्ट जो है चौथे महीने का अरसा सर पर है, और इन 4 माह के अंदर मुल्क के अंदर जो कुछ हुआ, डॉलर जिस जगह पर गया, जो हमारी महंगाई की शरह थी, और जो कुछ यहाँ पर हुआ IMF कॉन्ट्रैक्ट ना होने की वजह से। नाज़रीन, 1 अरब 10 करोड़ डॉलर IMF के साथ कॉन्ट्रैक्ट में पाकिस्तान को मिलेंगे, लेकिन ये सिर्फ 1 अरब 10 करोड़ डॉलर नहीं है। इस कॉन्ट्रैक्ट पे बेस करते हैं वो तमाम पैसे जो हमारे बिरादर ममालिक ने हमें देने का वादा किया है, और आज तक चाइना, सऊदी अरब, अमेरिका और तमाम ममालिक जिन्होंने हमसे वादा किया है वो तमाम हमें इसलिए पैसे नहीं दे सके। हमें ADB का फ़ंड, IDB बैंक जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से 4.2 बिलियन डॉलर का जो वादा किया गया, जो कुछ भी हमें कहा गया, ये सब पेंडिंग इसलिए है कि आज तक हम IMF के साथ अपना 9th रिव्यू कंटिन्यू नहीं कर सके, और इसको जानबूझ के डिले किया गया क्योंकि अक्टूबर से लेके आज तक ऐसा क्या पाकिस्तान में कर लिया गया, जिस पे क्रिटिसाइज़ करते हैं मिफ्ता इस्माइल साहब और डायरेक्टली क्रिटिसाइज़ करते हैं इसहाक डार को, और वो ये कहते हैं कि इन्होंने क्या किया। क्योंकि मुफ्ता इस्माइल साहब हमेशा से इस बात का दावा करते रहे हैं कि हमारा IMF के बगैर गुजारा नहीं है। आज की भी उनकी स्टेटमेंट में आपको बताऊँ, उन्होंने कहा IMF ICU है और हमें शदीद ज़रूरत है इसकी, यानी इंटेंसिव केयर यूनिट जो ICU होता है। उन्होंने कहा इस तरह हमें इंतहाई निगहदाश्त में पाकिस्तान को ज़रूरत है IMF की, बिकॉज़ IMF इज़ नॉट ओनली द IMF, बाकी तमाम कर्ज़े जो हमें मिलने हैं वो सब भी बेस करते हैं IMF के ऊपर। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी और हमें बाकी चीज़ें महंगी करनी पड़ेंगी, जो शायद अगर 25 अक्टूबर को
इसहाक डार साहब 25 अक्टूबर को ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते तो सिचुएशन इतनी बुरी ना होती, इतनी गंभीर ना होती जितनी कि आज हमें फेस करनी पड़ रही है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये भी कहा साथ के डॉलर जो है, ज़ाहिर बात है द रेट ऑफ डॉलर इज़ इंक्रीजिंग, और उन्होंने ये कहा कि डॉलर मज़ीद ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद नीचे आएगा। एक ऐसी बात उन्होंने की और ये कहा कि डॉलर की जो प्राइस है, चूँकि डे बाय डे हम देख रहे हैं डॉलर के अंदर ऐसे जंप लग रहे हैं जो कि शायद आवाम की बर्दाश्त से बाहर होंगे, और इस सब के बावजूद उन्होंने ये कहा कि अगर डॉलर मज़ीद अभी हाइप क्रिएट होगी, डॉलर का रेट ऊपर जाएगा, लेकिन उसके बाद डॉलर की प्राइस डाउन भी होगी, डॉलर नीचे आएगा। लेकिन साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, हमारी जो इकॉनमी है, मैं दोबारा से आपको बताऊँ, इसहाक डार साहब पे ज़िम्मेदारी डाली कि अगर 9th रिव्यू 25 अक्टूबर से आज तक नहीं हुआ IMF का, तो इसका मतलब ये है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। साथ ही एक और आपको अगर थोड़ी सी बात करें मरीम नवाज़ साहिबा की, आज भावलपुर के अंदर उन्होंने जो है वहाँ पर एक छोटा सा खिताब वहाँ पर किया, कुछ लोगों को जमा किया, मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को इकट्ठा किया, और किया क्या, अपनी ही पार्टी की सीनियर क़यादत जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उसकी सीनियर क़यादत नाराज़ है पार्टी से मरीम नवाज़ की वजह से, और मरीम नवाज़ इज़ द रीज़न कि चौधरी निसार जैसा लॉयल दोस्त नवाज़ शरीफ का, वो भी शायद मरीम नवाज़ की वजह से ही पार्टी छोड़ के गया। और अब शाहिद खाकान अब्बासी जो कह ये रहे हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब की आज की स्टेटमेंट ये है कि मैं अपनी ज़ाती वजूहात की वजह से इस्तीफ़ा मैंने दिया है, और पार्टी की सीनियर, चूँकि वो सीनियर नायब सदर थे मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और ये कहा कि मेरी कुछ ज़ाती वजूहात हैं जिसकी वजह से मैंने इस्तीफ़ा दिया है, और इसीलिए इन ज़ाती वजूहात की वजह से मैंने फ़िलहाल अपना इस्तीफ़ा छोड़ा। फिर साथ ये भी कहा कि मरीम को स्पेस देने के लिए मिफ्ता इस्माइल साहब का रद्द-ए-अमल आया इस बात के ऊपर। उन्होंने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी मुस्ताफ़ी इसलिए हुए हैं ताकि मरीम नवाज़ को प्रॉपर स्पेस दी जाए, और ये भी कहा उन्होंने कि मरीम नवाज़ को जो ओहदा मिला है उस पर नाला है सीनियर नायब सदर शाहिद, साबिक सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी साहब, चूँकि उनका इस्तीफ़ा मंजूर हो चुका है। और ये भी कहा कि 3 साल पहले नवाज़ शरीफ को कहा गया था कि अगर मरीम को इंचार्ज बना देंगे तो वो पीछे हट जाएंगे, ये कहा मिफ्ता इस्माइल साहब ने। और मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये स्टेटमेंट शाहिद खाकान अब्बासी के बिहाफ पर दी, और ये उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ को स्ट्रेटली शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये मैसेज दिया था कि अगर मरीम नवाज़ को आपने इंचार्ज बनाया या पार्टी की लीडरशिप दी, जिस तरह से अब वो पार्टी के सदर भी हैं और पार्टी की इंचार्ज भी हैं तमाम अमूर की, अगर ऐसा कुछ आपने दिया तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा था कि मैं पीछे हट जाऊँगा, जिसका जो हमें आज देखने में सामने आया कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस्तीफ़ा दिया, पार्टी की सीनियर नायब सदर थे, लेकिन वहाँ से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और ये कहा कि ज़ाती वजूहात की बिना पर। साथ ही कुछ और सीनियर रहनुमा हैं जो नून लीग के, उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो कुछ भी हो रहा है मुस्लिम लीग नून के अंदर, इसको हम मीडिया पर डिस्कस नहीं करना चाहते। इसके लिए जो है वो ज़ुबैर उमर साहब की बाकायदा स्टेटमेंट ये थी कि जो पार्टी के अंदर का गंद है उसको मीडिया पर नहीं उछालना चाहते और इस चीज़ को डिस्कस नहीं करना चाहते। इन सब बातों पे अब हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे कुछ गेस्ट, और नाज़रीन ज़ाहिर है आज के काफ़ी अहम इशूज़ हैं जिन सब पे बातें करने, जिनका मैंने आपसे जिक्र किया। और इस सब में इमरान खान साहब, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अभी हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करूँ तो उन्होंने ये स्ट्रेट फॉरवर्डली कहा, उन्होंने ये कहा कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर इज़ गोइंग ऑन इन दिस कंट्री। यहाँ पर पाकिस्तान में जो महंगाई हो रही है, जो हालात पाकिस्तान में क्रिएट हो रहे हैं, इसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ, इसकी ज़िम्मेदार साबिका हुकूमत नहीं है, इसकी ज़िम्मेदार अब की हुकूमत ही है। जिस तरह से मैंने आपको इन डिटेल बताया कि IMF का जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया और इतना डिले किया गया, जिसकी वजह से आज तक हमारे पोर्ट्स के ऊपर हज़ारों कंटेनर्स बाउंड हैं, LCs नहीं खुल पा रही हैं, और अभी भी जो IMF कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा है, ये पेमेंट हमें जाके मार्च के एंड में कहीं जाके रिलीज़ होगी, और अप्रैल के स्टार्ट के अंदर या मार्च के एंड के अंदर ये पेमेंट रिलीज़ होगी। और तब तक क्या होगा इस मुल्क के अंदर, इस सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे एहसान बटालवी साहब। एहसान भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वेलकम। एहसान भाई का साथ देंगे राना नसीम अख्तर साहब, जो CEO हैं कॉमनवेल्थ के। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अब मैं बात का आगाज़ करूँगा एहसान बटालवी साहब से। सर, ज़ाहिर है सिचुएशन आप देख रहे हैं, पूरी मुल्क की बढ़ती महंगाई
आज की आपको ख़ास खबर बताऊं तो इजाफा हो गया एलपीजी की कीमत के अंदर 60 रुपये पर केजी, और अचानक से एलपीजी की कीमत इस तरह से बढ़ी। पेट्रोल तो 35 रुपये बढ़ाया था, लेकिन एलपीजी को 60 रुपये पर केजी बढ़ा दिया गया। एलपीजी ज़ाहिर है इस टाइम पे सर्दियों की मेन नीड है। बहुत से लोग जहाँ पर गैस अवेलेबल नहीं होती वो सिलेंडर्स यूज़ करते हैं, और सिलेंडर्स का इस्तेमाल एलपीजी के थ्रू ही होता है। और 264 रुपये कीमत कर दी गई है एलपीजी पर केजी सिलेंडर्स की, और शायद लाहौर के अंदर 300 सवा 300 के अराउंड कहीं पे इस तरह से अवेलेबल है। सर, किस तरह से आप मईशत देख रहे हैं? ना डॉलर कंट्रोल हो रहा है, ना पाकिस्तान के अंदर किसी तरह से महंगाई कंट्रोल हो पा रही है। और ये लोग जो दावे करके आए थे कि हमारी तो तजर्बाकार टीम है, हम आएंगे, हम आके आवाम को रिलीफ देंगे, और ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा की स्टेटमेंट ये थी। कल मैं उनकी स्टेटमेंट देख रहा था कि वही कह रही थी 10 रुपये लीटर आपने एकदम से बढ़ा दिया है इस मुल्क के अंदर पेट्रोल, और ये कौन अफोर्ड करेगा? गरीब आवाम के साथ जुल्म किया आपने। ये इमरान खान साहब के दौर के अंदर 10 रुपये पे क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि आपने अचानक से 10 रुपये एकदम बढ़ा दिया है। सर, इन्होंने तो 35 रुपये बढ़ा दिया। एहसान बटालवी साहब, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। बदकिस्मती हमारे मुल्क की कि तमाम इकॉनमी, तमाम मुल्क अनपढ़ लोगों के हाथ में आ गया। जिसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया वो बुनियादी तौर पे एक मुंशी है, वो अकाउंटेंट है, और अकाउंट्स का बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट इकनॉमिक्स के दूर दराज से भी नहीं समझता। ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी जिसका मुंशी था, ठीक है, और इसका कोई ताल्लुक इकॉनमी से कोई नहीं। लेकिन पहले चूँकि नवाज शरीफ साहब से उसकी रिश्तेदारी इतनी कुर्बत का बायस बन गई जी कि उन्होंने मुल्क का सोचा ही नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे मुकदमे, मेरी चीज़ें, मेरी ये टैक्स के प्रॉब्लम सारे हल करवा देगा। और इसने 22 या 23 सफ़े की स्टेटमेंट जी FIA में रिकॉर्ड करवाई 164 के बयान के तहत, जो कन्फेशनल स्टेटमेंट होती है जी, कि जिसमें ये तमाम बयान दिए कि नवाज शरीफ ने मुल्क को कहाँ कहाँ से लूटा जी, और कहाँ कहाँ वो पैसे गए, किससे गए। वो 22 या 23 सफ़े की स्टेटमेंट मौजूद है रिकॉर्ड में। सर, वादा माफ गवाह बने थे ना ये एक्चुअली, और कहा ही जाता है कि शायद नवाज शरीफ साहब के उस केस के अंदर वादा माफ गवाह बने, सब कुछ कन्फेस किया, कन्फेशन किया, हर चीज़ का इतराफ़ किया कि मैंने ये सब कुछ किया है इनके लिए। ये इसके बावजूद ये बिलाल साहब इमरान खान साहब की टीम की कमज़ोरी थी, ठीक है, उसकी जहालत थी टीम की, ठीक है, कि वो इन सारी चीज़ों को कैश ना करवा सके। वो अगर इसके वही स्टेटमेंट सिर्फ लेके आगे चलते, ये बयानियाँ कहते हैं, वो सिर्फ उस बयान को ही आगे लेके चल पड़ते, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये 4 साल भी इंतजार करने पड़ते और ये आराम से हुकूमत करते रहते। अब आ जाएं मौजूदा महंगाई की तरफ। जी, मैं इस बात पे सख्त हैरान हूँ और इस कौम की बदकिस्मती पे अफसोस, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि एक अनपढ़ औरत जिसकी FA की सनद भी अपनी नहीं, वो भी मोहताज है लोगों की, ठीक है, जिसकी BA की सनद भी अपनी नहीं, वो भी मोहताज है लोगों की, उसको आप आइंदा के लिए तैयार कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, और उसको एक लीडर के तौर पे एस्टेब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, इस पे बिलाल साहब, इस पे एतराज़ किया साद रफीक साहब ने भी। सर, खुशी की बात तो एक ये है, खुशी की बात ही कहेंगे कि आज शाहिद खान अब्बासी साहब मुस्ताफ़ी हो गए अपने ओहदे से। वो सीनियर नायब सदर थे शुक्र अल्लाह का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और मैं ये कहता हूँ कि शायद क्योंकि हमेशा हर जमात ये बात करती है डेमोक्रेसी की, और हमें किसी भी जमात के अंदर डेमोक्रेसी तो नज़र आती नहीं है। यहाँ पर तो जो जिसका बेटा है, नवाज शरीफ साहब की बेटी है, तो वो सबसे बढ़ के इंपॉर्टेंट है। और आज भी वही इंपॉर्टेंस हमें देखने में नजर आ रही है कि शाहिद खान अब्बासी सरापा एहतजाज है, उन्होंने रिजाइन कर दिया है, बट नो बडी इज आस्किंग देम कि आपने क्यों रिजाइन किया। वो कहते हैं ठीक है आपने रिजाइन किया तो किया, मरियम ही सदर रहेंगी, इनके अलावा और कोई नहीं हो सकता। आपका लफ्ज़ मैं ये दोहराने लगा हूँ, इसी पार्टी के किसी अहम बंदे ने बयान दिया है, हम पार्टी के अंदर के गंद को जी एग्जैक्टली डिस्कस नहीं करना चाह रहे। जुबैर उमर साहब, तो ये गंद था इनका, ठीक है, और अगर ये गंद था तो उसको प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया गया? ये इनके अंदर और बाहर का तजाद ये है, मुनाफकत, बेशर्मी ये है। अब ये दूसरे लोगों के लिए हमेशा से सर हम सुनते हैं कि नवाज और शहबाज दो ग्रुप हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर, शायद हमें वही ग्रुपिंग की थोड़ी सी जो है वो नजर आ रही है सूरत हाल। सर, मैं इनको दो ग्रुप भी नहीं गिनता, ठीक है, ये है LMG, ओके, जैसे LNG है ना जी, ये LMG है, लूट मार ग्रुप।
ओके, लूटमार ग्रुप। ये दो भाई नहीं, बेटियां बेटे समेत, बेटे मुल्क लूट के। सर वो तो कहते हैं हम पाकिस्तान के शहरी नहीं है। अभी इमरान खान साहब 6 साल का बच्चा, अभी इमरान खान साहब का टेलीफोनिक जो है वो कॉन्फ्रेंस उन्होंने अपनी वीडियो लिंक के थ्रू खिताब कर रहे थे आवाम से, और मैं वो खिताब सुन रहा था। उसमें मुझे उनकी एक बात अच्छी लगी। उन्होंने ये कहा कि ये सब घबराते हैं कि हमारा नाम ECL में डाल दिया। ECL में उन्होंने कहा मेरा नाम ECL में डालें, मैं इस मुल्क से छोड़ के जाना नहीं चाहता, मुझे कोई परवाह नहीं है ECL की, मेरा नाम डालें ECL के अंदर। तो इन सबको सबसे बड़ी फिक्र ये होती है कि हमारा नाम ECL में आ जाएगा, क्योंकि सारा स्टेक बाहर है, पैसा बाहर रखा हुआ है, जो कमाते हैं उसके लिए शॉपिंग बाहर से करते हैं, सब कुछ बाहर से करते हैं। इमरान खान साहब ये फरमा रहे थे। इसलिए इनको सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है, इनके लिए सबसे बड़ा इशू ये है कि कहीं पर इनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में ना आ जाए। उन्होंने स्ट्रेटली कहा कि मेरा नाम डालो ECL के अंदर। तो सर इस बंदे में और इस PDM इत्तेहाद के अंदर हमें ये फ़र्क तो नज़र आ रहा है। आपने इसके साथ साथ LPG की बात भी की जी। अगर आपको याद हो तो इनके मुआहदे कतर गवर्नमेंट के साथ इन्होंने जो स्टोरेज बनाया उसके लिए टर्म्स ये हैं कि ये इस्तेमाल हो या ना हो उसको डेली $2 लाख पे किए जाएंगे, और किए जा रहे हैं कई साल से। तो ये LMG जो है जिसे मैं लूटमार ग्रुप कह रहा हूँ जी, ये लूटमार ग्रुप असल में पाकिस्तान के मुकद्दर में अल्लाह ने नहीं लिखा, इन्होंने खुद लिख लिया। और पाकिस्तान के 24 करोड़, मेरे बिलाल साहब मेरे लफ्ज़ों पे गौर कर लीजिए, ये 24 करोड़ को अपना गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम बनाने पे तुले हुए हैं। ये 24 करोड़ को चाइना के हाथ, इंडिया के हाथ, अमेरिका के हाथ फरोख्त करके, आखिरी फिक्रा मैं आपको दोहराने लगा हूँ, क्या कहेंगे जब और अल्हम्दुलिल्लाह जब सारे काम हो चुकेंगे और लोग रोटी के लिए चीखेंगे जी, तो इन्होंने बड़े आराम से पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाते हुए, मैं आपकी वसादत से, कोई नूर की वसादत से ये कौम को वार्न कर रहा हूँ कि आपके सामने एक फिक्रा आएगा, वो फिक्रा आएगा हम कौम को रोटी दें या एटम दें। ठीक कह रहे हैं। और उस फिक्रे के साथ एटम कैप कर दिया जाएगा, उनकी चाबियाँ, उनकी कीज़, उनके पासवर्ड्स सारे अमेरिका या उसके हवारियों के हाथों पेश कर दिए जाएंगे। यह है 24 करोड़ गुलामों का मुकद्दर। गुलाम इब्ने गुलाम अपनी मुसलमानियत को जगा ले, अब भी अपने इंसान जो अंदर का इंसान है उसको जगा ले। कब तक गुलामी करेंगे आप? कब तक ये शेर आया और गिदड़ आया और बंदर आया और रीछ आया, चूहा आया, ये कब तक खेलते रहेंगे आप? कौन सा शेर जंगलों से भागते हैं? शेर अपनी औलाद को ये सबक देते हैं कि भाग जाओ जंगल से। ये तो जाली चूहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज मरीम नवाज साहिबा की दोबारा मैं आपको स्टेटमेंट बताऊं, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने इस मुल्क को दिवालिया कर दिया था और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने आके पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाया। और बचाया कैसा है श्रीलंका बनने से कि अवाम का जो अभी हाल है और जो यहाँ पर हो रहा है, यानी कि इस PDM इत्तेहाद के तमाम केसेस माफ़ हो गए, इन सब लोगों को रिलीफ मिल गया। आज हम निगरान सेटअप देख रहे हैं तो निगरान सेटअप में हमें ऐसे वाक़यात होते नज़र आ रहे हैं जो शायद हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी निगरान हुकूमत ने ये सब कुछ किया हो जो आज परवेज़ इलाही साहब के घर पर छापा पड़ रहा है और हुकूमत इस तरह से बिहेव करे जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब जो है वो यहाँ बैठे हैं और शहबाज शरीफ साहब जो है वो रिवेंज ले रहे हैं लोगों से। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ एक और गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, फैसल मलिक साहब, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। तो मैं आऊँगा अब राना नसीम साहब की तरफ। राना साहब, ज़ाहिर है आप स्पेन में रहे और स्पेन से ही आप बिलोंग करते हैं सर। यू हैव सीन दैट कंट्री एज वेल और पाकिस्तान को भी आपने देखा। व्हाट इज़ द डिफरेंस यू सी हेयर एंड देयर सर, एंड व्हाट डू यू वांट फॉर पाकिस्तान? कि आपको क्या लगता है कि स्पेन के अंदर क्या वहाँ पे भी सर ऐसे ही आपको लीडर्स मिलते हैं जैसे पाकिस्तान के अंदर आपको लीडर्स सुनने में मिल रहे हैं? बाहर की कंट्रीज़ के अंदर और यहाँ का फ़र्क ज़ाहिर है, वो डेवलप कंट्री हैं, वो आज से कई 100 साल पहले वहाँ डेमोक्रेसी आई और डेमोक्रेसी आने के बाद सबको एक सर्टन सर्कमस्टेंसा से गुजरना पड़ता है और पाकिस्तान भी उसी अपने पैच के अंदर है। मेरा ख्याल में है कि यहाँ से होप जनरेट होगी इंशाल्लाह। ठीक है। और एक दफ़ा चीज़ें एक टाइम के अंदर ही नहीं अपने नेक्स्ट फेज़ में जाती। तो मुल्क के हालात इस वक्त ज़ाहिर है एज ए मुसलमान कंट्री भी इसके ऊपर प्रेशर है और इस मुसलमान कंट्री के अलावा जो इकानमी है हमारी वो पहले से भी, अभी 6 माह पहले अगर आप देखें तो इकानमी बेहतरीन रूट पे चल रही थी। जी बिल्कुल। लेकिन जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई बिटवीन गवर्नमेंट्स के अंदर
और पॉलिटिकल इशू आने की वजह से वो इन्वायरमेंट चला गया डिफरेंट वे में। तो मेरे ख्याल में ये है कि अभी भी होप है। मैं ये तो ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ब्लैक आउट हुआ है, यानी कि होप रहनी चाहिए। यूरोप भी पहले अगर उनके आज से आप 50-100 साल पहले उनके जाएंगे, वो भी ऐसे ही आपस में लड़ते थे। पॉलिटिकल पार्टियों में ये होता है, लेकिन किसी थर्ड पावर को इसके अंदर अपना रोल अदा करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान को पॉजिटिव वे में लेके जाया जाए। तो मैं तो अभी इसके अंदर होप देख रहा हूँ कि, और लेकिन उसके लिए 2-3 सिस्टम बनाने पड़ेंगे। पहली बात तो ये है कि कोई पॉलिटिकली जो सिनेरियो एक पेज पे आना पड़ेगा सबको। सर हमारे वज़ीर ख़ज़ाना तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो बना है वो कलमे के नाम पे बना था, अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बनाया और अल्लाह ही इस मुल्क का हाफिज़ है, वो कुछ नहीं कर सकते। ये तो साफ इस आगदार साहब ने तो जवाब दे दिया है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को बचाएगा, अल्लाह ने ये मुल्क बनाया है। बेशक ये पाकिस्तान सिर्फ दुबई में 13 प्लाजे बना सकते हैं, हाँ वो प्रॉपर्टियां खरीद सकते हैं सर। वो नवाज शरीफ के लिए उसकी मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिटा सकते हैं, इसे वो बाकी अल्लाह पे छोड़ दे। लेकिन होप है मेरे ख्याल में। ये बड़ी कौम है, एचआर के वाले से दुनिया में इनका एक बड़ा नाम है। पाकिस्तानी जितने भी हैं जो ओवरसीज में है, तो उन्होंने बड़ा अपना नाम बनाया है और उन इकानमी के अंदर बड़ा इनका रोल है। तो मैं ये समझता हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानी, हमेशा इमरान खान साहब यही बात करते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा बहुत बड़ा एसेट है और वही हैं जो पाकिस्तान को बचा सकते हैं, पाकिस्तान को इन तमाम मुश्किलात से निकाल सकते हैं, बिकॉज दे आर द बिगेस्ट एसेट ऑफ पाकिस्तान। और इसमें कोई शक नहीं है, जाहिर है हमारे तमाम भाई जी 30 बिलियन का जो पाकिस्तानी रेवेन्यू भेजते हैं, उसकी वजह से इकानमी को कहीं ना कहीं सहारा है मौजूद। लेकिन जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसको ज़रा ये जो बादल छटेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे मामलात पे चली जाएगी गवर्नमेंट। लेकिन जो मामला चल रहे हैं ना पॉलिटिकल सिनेरियो, इसके अंदर एक वेव्स की ज़रूरत है, इसके अंदर आपस में बैठने की ज़रूरत है, जो कि मेरे ख्याल मौजूदा सेटअप में नज़र नहीं आ रहा। ये किसी थर्ड पावर को बुलाने की कोशिश की जा रही है और उनका आना मेरे ख्याल इसलिए भी ज़रूरी समझा जा रहा है मेरे ख्याल में, क्योंकि कोई एक फ्रीक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह पॉजिटिवली आगे जाएगा। टाइम थोड़ा सा लगेगा इसमें, बिल्कुल ठीक है, और टाइम के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं वो भी इसमें काफ़ी अपना फाइनेंशियल बेनिफिट डाल रहे हैं। ठीक है, तो लोगों को ये तो पड़ा है कि बड़ा मुल्क है और ये इस पर एक मुसलमान कंट्रीज़ का प्रेशर है, फिर और जो एंटी इस्लाम लॉबी हैं वो भी काम कर रही हैं। I'll come to you again। अब मैं जाऊंगा फैसल मलिक साहब की तरफ। फैसल साहब, माहिर कानून हैं आप और ज़ाहिर है आज फवाद चौधरी साहब की जो बेल है वो एक्सेप्ट कर ली गई और 20,000 रुपये के मचलके के अगेंस्ट उन्हें कहा गया कि वो मचलके जमा कराए, उनकी बेल हो गई। सर किस तरह से आप देखते हैं कि ज़ाहिर है जज साहब ने ये भी कहा, उन्होंने गारंटी ली, उन्होंने ये शर्त रख दी कि आइंदा फवाद साहब किसी इदारे के बारे में ऐसी स्टेटमेंट नहीं देंगे, ऐसी बात नहीं करेंगे, और इसके बाद उनकी बेल एक्सेप्ट की गई। हाउ डू यू टेक इट सर? आप खुद ही देखें कि केस का जो है ना ग्रेविटी कितनी है। वो केस की ग्रेविटी ये है कि जो है 20,000 के मुचलके के ऊपर से रिलीज़ किया गया। ठीक है, अब 20,000 का मुचलका तो जस्ट ऑर्डनरी ऑफेंसेस के लिए इस्तेमाल होता है, हीनियस ऑफेंसेस के लिए इस्तेमाल नहीं होता। सर वाज इट एन ऑर्डिनरी ऑफेंस? ये ऑफेंस तो है ही नहीं जी, मुंशी के अंदर कौन सा ऑफेंस है? ये तो ऑफेंस ही कोई नहीं है। मेरा मतलब है हर बंदा जो उनसे है ना वो इस जो कॉन्स्टिट्यूशन का है ना वो कस्टोडियन है। कस्टोडियन को पुराने वक्तों में उर्दू में तर्जमा करें तो उसका मतलब है मुंशी का। तो इसमें मुंशी कहना क्या ऑफेंस है जी? ठीक है, ये तो खाम का ही जो उन्होंने केस बनाया सर। लेकिन ये लफ्ज़ बड़ा तकलीफ दे है। ये लफ्ज़ जब वो अताउल्लाह तारड़ साहब को कहा गया कि आप मुंशी, आप जो है मुंशी हैं शहबाज शरीफ साहब की, और जब ये सागदार साहब को कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब के आप कस्टोडियन है, तो सर तकलीफ तो देता है ये लफ्ज़। नहीं, तकलीफ किस बात के लिए देता है? वो तो दाढ़ी में तिनके वाला हिसाब हो गया। बड़े बड़े जगीरदार, उनकी जगीरें नहीं चलती मुंशियों के बगैर। बड़े बड़ी फर्मों के जो अकाउंटेंट हैं वो भी तो मुंशी होते हैं। बड़ी बड़ी जो उनसे है ना पहले पुराने ज़माने में बनिए होते थे, उनके मुंशी हुआ करते थे, जो फसलों के हिसाब किताब और खाते सारे मेंटेन किया करते थे। मुंशी में ऐसी कौन सी बुराई है जी? ये कौन सा कोई स्लैंग ऐसा कोई बद अखलाक लफ्ज़ है? कहना तो कोई बद अखलाक लफ्ज़ सर, लेकिन ज़ाहिर है फवाद चौधरी साहब की जो स्टेटमेंट आई और उसके बाद देखें जिस तरह से उनको प्रेजेंट किया गया कोर्ट के अंदर, मुंह पर कपड़ा डालकर, और जो कुछ किया गया उनके साथ, कोई 3-4 घंटे लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया, वो सर्विस हॉस्पिटल में अपना मेडिकल चेकअप करवा रहे थे और उस ऑर्डर को माने बगैर उन्हें इस्लामाबाद ले जाया गया और लाहौर हाई कोर्ट भी आएगा, उस पर कुछ ना कर सका और उस पर मजीद कोई प्रोसीडिंग नहीं हो सकी। और केयर टेकर सेट हुकूमत होते हुए, सर मतलब केयर टेकर हुकूमत होते हुए क्या कभी आपने ऐसा देखा कोई ऐसी केयर टेकर सेटअप, कोई ऐसी हुकूमत आई हो केयर टेकर जिनका काम सिर्फ इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर करवाना होता है, दैट्स इट, इससे बढ़ के कुछ खास जिम्मेदारी वो नहीं ले सकते? अब जो कुछ हो रहा है, आज परवेज़ इलाही साहब के घर पर छापा पड़ा और दर्जन से ज़्यादा पुलिस की गाड़ियाँ
और मज़ीद कुछ गाड़ियाँ उनके घर पर छापा मारने गई, जो कुछ यहाँ पे हो रहा है सर, हाउ डू यू सी इट कि क्या कानूनी तरीके से जो ये सीएम केयर टेकर सीएम साहब जो करवा रहे हैं ये ठीक करवा रहे हैं? केयर टेकर सीएम साहब तो ऑब्वियसली ये जो है ना बहुत ही गैर कानूनी काम कर रहे हैं। ये अपनी जो जुरिस्डिक्शन है उससे बहुत ही बियॉन्ड जा रहे हैं और वो अपना इनके पास मैंडेट भी कोई नहीं है। ये तो सिर्फ आए हैं इलेक्शन करवाने के लिए, अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन ऑफिस, और इनका जो है ना और दूसरा काम कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है ना मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर को। ये तो जो है ना केयर टेकर बन के तो जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इन्होंने शुरू कर दिए। ठीक है। और जैसे फवाद साहब के साथ जो हुआ और परवेज इलाही के साथ जो हो रहा है, ये सब जो है ना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये सब न्यूट्रल्स का कारस्ताना है और कुछ नहीं है। जब से ये न्यूट्रल्स आए हैं पाकिस्तान का देख लें क्या हाल हो गया, महंगाई डबल हो गई। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की आज मैं बात करूं तो ज़ाहिर है दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर दोबारा से एक बार हमें ऐसे महसूस हो रहा है इस तरह खुदा न खास्ता दोबारा से सर उठा रही है दहशतगर्दी। और आज भी मियाँ वाली के अंदर अटैक हुआ और उस अटैक को काउंटर किया गया पंजाब पुलिस की जानिब से और दहशतगर्दों को फिर मौके से फ़रार होना पड़ा और जो टारगेट उनका था वो अचीव नहीं कर सके। और इस पर शाबाश भी दी गई वज़ीर आज़म साहब की जानिब से और कहा गया कि बड़ा अच्छा इकदाम जो है पुलिस ने किया है। लेकिन जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने आज जो स्टेटमेंट दी है वो बड़ी गौर तलब है सर। उन्होंने ये कहा कि कैसे हैंडल कर रही है हुकूमत दहशतगर्दों को, इस सारे सिस्टम को। हम किस रियासत कहाँ पे है इस मुल्क में और हम कहाँ पर रहते हैं, कैसी रियासत है, कैसा सिस्टम है हमारा यहाँ का। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज 2 मारे हैं, कल क्या होगा, और कभी इनसे मुज़ाकरात करते हैं, कभी इनसे कुछ करते हैं, कभी कुछ कहा जाता है। फिर उन्होंने एक जो पॉइंट अप किया, उन्होंने कहा कि एक जज ने इन पर रिपोर्ट बनाई थी और उस जज का उस रिपोर्ट का आज तक पता नहीं है और सारे सिस्टम का नहीं पता। हमारा एक जज जिन्होंने कत्ल भी कर दिया दहशतगर्दों ने, लेकिन किसी किस्म का कोई सूरत हाल उनको नज़र नहीं आ रही। तो फैसल मलिक साहब, ज़ाहिर है सर इट्स योर फील्ड, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, इसको थोड़ी सी रोशनी डालिएगा इस पर सर। जी बात यह है कि जब नो डाउट हमारे मुल्क की जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, स्पेशली ISI, वो हमारे पाकिस्तान क्या दुनिया की नंबर 1 सिक्योरिटी एजेंसी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि हमारी जो उनसे सिक्योरिटी एजेंसीज जो है ना मुल्क के अंदर जो इंतशार मचा हुआ है और जो वो गदर मचा हुआ है उसमें भी बहुत ज़्यादा अंडल्ज हो चुकी हैं, उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में कोई कौम ऐसी पैदा हो गई है जिसका नाम न्यूट्रल है और वो न्यूट्रल जो सी है ना ये सब कुछ जो है ना महंगाई भी बढ़ा रही है, ख़जाना भी खाली कर रही है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी कर रही है। हुकूमत इसकी रीज़न तो हुकूमत है डायरेक्टली। और ज़ाहिर है सागदार साहब जो अभी जिस रिव्यू की बात कर रहे थे कि 9th रिव्यू, मैं एहसान बटालवी साहब आपकी जानिब आऊँगा, 9th रिव्यू IMF का सर आज जो है वो क्रिटिसाइज़ किया मिफ्ता इस्माइल साहब ने डार साहब को और ये कहा कि डार साहब अगर ये माहिदा जो 25 अक्टूबर से पेंडिंग है तब कर लेते तो शायद आज ये हालात ना होते। और उन्होंने ये भी कहा कि डार साहब करने के आए थे, इनको ज़रूरत क्या थी आने की। और ये सब स्टेटमेंट के बाद सर हाउ डू यू टेक इट? ज़ाहिर है आपको लगता है कि जिस तरह से आज इसहाक डार ने कहा कि हम मईशत को बेहतर कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, सर डू यू सी के ठीक कर सकते हैं? मुस्कुराहट आपकी कुछ और बता रही है, लेकिन थोड़ी सी रोशनी डालिएगा सर। बड़ा अहम सवाल है सर कि डॉक्टर साहब क्या करने आए थे। जी आपको भी पता है और मैं सर खुद तो दोबारा से वजीर खजाना बन गए हैं, प्रॉपर्टीज सारी जो मजबूत थी खत्म, अकाउंट्स जो फ्रीज थे वो भी ठीक हो गए। फैसल साहब के विजन को भी दाद देते हैं, बड़ी खूबसूरत तजिया किया जी। अब जब मैं चाहूँगा मेरा भी हाथ बढ़ा दें जी कि डार साहब आए थे अपनी प्रॉपर्टियाँ वापस लेने, ठीक है, अपने 50 करोड़ का जो डिपॉजिट उनका बैंक में फ्रीज हुआ था वो वापस लेने, ठीक है, और मज़ीद लूटने के लिए अब ये जो आप जरा पता करवाएं। और मैं नसीम साहब से भी, फैसल साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे भी, जी, कि जिस दिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं जी, उस दिन चेक कर लें कि समंदर में कितने जहाज़ थे जो पेट्रोल के लिए खड़े थे और लगने थे। ठीक है, उनके लगने से पहले 35 रुपए लीटर कीमत बढ़ा दी गई। ठीक है, इसके ज़रिए कितने 100 अरब का डाका पड़ा है कौम के ख़जाने पे, ये चेक कर लें। और उसके बाद मैं फैसल साहब से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएं और इसके खिलाफ इन लोगों के चेहरों से नकाब उतारें जिन्होंने अपने नाम रखा हुआ है PDM, पैसे दियो मैनू। ठीक है, ये लेने आए थे, ये पैसे दियो मैनू, उन्होंने पैसे ले लिए अपने। सर किन्ने के लेने ने हो सर, कितने पैसे चाहिए? इस मुल्क को उन्होंने लूटना, जी भर कर लूटना उन्होंने। जो अगर आप देखें
आपको सर देन दे हैव अ लॉन्ग रन सर। फिर तो जो नजर आ रहा है इमरान खान साहब की वापसी नजर नहीं आ रही। बिलाल साहब, केपीके में भी केयरटेकर अपना सेटअप लगा लिया है, पंजाब में भी अपना लगा लिया है। जिनको कहा जाता था, जरदारी साहब कहते थे ये मेरा बेटा है, आसान जवाब वो है। सीएम बन चुके हैं। बड़ा आसान जवाब है आपके लिए। एक डाकू आपको रास्ते में रोकता है जी, वो आपका पहले फ़ोन छीनता है, फिर देखता है कि इसके पास और क्या कुछ है जी। वो आहिस्ता आहिस्ता आपको कहता है कि कपड़े भी उतार दें, मैं जाके ये भी किसी नशई को बेच दूंगा। तो ये कपड़े उतारने आए हैं आप। सर इस बात से तो मुझे शहबाज शरीफ साहब याद आते हैं कि मैं अपने कपड़े बेच के आवाम के लिए आटा सस्ता करूंगा। उन्होंने पूरा मुल्क बेच डाला हुआ है। कपड़े नहीं बिक रहे सर शायद। कपड़े नहीं बिके तो मुल्क बेचने आए हैं ठीक है। वो। देखें, कपड़े इज्जत का नाम है, तो मुल्क की इज्जत बेच दी। ठीक है। अब आपने देखना है कि सस्ती बेची, महंगी बेची। अच्छा, वो ये कह रहे थे यानी कि उनका मतलब ये उनका था। मतलब ये था कि मैं तो आपके कपड़े बेचने आया हूँ, ठीक आपकी है। इज्जत बेचने आया हूँ। अपनी इज्जत तो पहले ही गंवा के आए थे वो, क्योंकि बाहर जहाँ जाते थे लोग, चोर डाकू सब इस तरह। आप इन्हें कहें, इमरान साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि ये सब्जी लेने नहीं जा सकते, ये बाजार नहीं जा सकते, रेस्टोरेंट नहीं जा सकते, लोगों को पता चल चुका। लेकिन मैं उस दिन का मुंतज़िर हूं बिलाल साहब, जब लोग इनके गलों में पटे डाल के सड़कों पर घसीटेंगे। ये तो जरदारी को नहीं घसीट सका, जो कहता बाटी रहा चौक पे। कि मैं पेट फाड़ के पैसा निकालूंगा, और अब लेकिन आपके कदमों में निछावर उसी करूंगा। पेट में और पैसे डाल दिए, जी। उसी पेट में और डॉलर डाल दिए, उसी पेट में पंजाब की वजारत आला भी डाल दी। बिल्कुल। क्योंकि आपने भी वो क्लिप देखा होगा, मैंने भी देखा। जी जी, मेरा बच्चा है ये। अजीब, वो ये उससे मेरा मैं बच्चा है। कहते थे जरदारी साहब। तो अब एक बच्चे को उसने चीफ मिनिस्टर बना के जो कुछ काम हो रहा है, अब मेरे नहीं ख्याल कि परवेज इलाही जैसे शरीफ आदमी जिन्होंने पूरी जिंदगी एक किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं की, जी, उनके लिए उन्होंने उसके घर पे भी वो करवा दिया, छापा सर। छापा मरवा दिया। और जिसके खिलाफ कोई ऐसा चीज़ भी नहीं, अगर है तो ये तो इन लोगों के अपने खिलाफ है। अगर परवेज इलाही साहब के घर पे कोई मुजरम छुपा हुआ था तो उससे बात कर लेते, जो नहीं होता वहाँ पे। वो तो ऐसे बंदे को पास रखते भी नहीं है। ठीक है। और उनकी शराफत पाकिस्तान में सियासी लोगों में सबसे ज़्यादा मशहूर शराफत परवेज इलाही एंड फैमिली की है। फैसल साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। इमरान खान साहब की नाअहली का केस चल रहा है सर, आपको किस तरह से लग रहा है? क्या इमरान खान साहब की नाअहली जो है, इज़ इट पॉसिबल? जिस तरह से हुकूमत, वफाकी हुकूमत दावे कर रही है, और आज तमाम लीडर्स, तलाल चौधरी साहब आए और आबिद शेर अली साहब थे, उन्होंने बैठ के दानियाल अजीज़ का जिक्र किया, उन्होंने तमाम उन लीडर्स का जिक्र किया जिनको नाअहल किया गया था, और उन्होंने बड़ा एहतजाज किया कि जनाब नवाज शरीफ को भी वापस लाया जाए। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर उनको पाकिस्तान से निकाला गया, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ये सब कुछ हुआ। सर किस तरह से अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, और अवाम शायद बेवकूफ़ बनती भी है, लेकिन हाउ डू यू सी द केस? क्या इमरान खान साहब नाअहल होंगे, या आपको किस तरह से लग रहा है इस केस में सर? जी, पहली बात तो मैं ये जवाब दे दूं कि वो जो बेटे के तनख्वाह की जो सी ना बात, वो तो सारी झूठ है। वो तो अहकामा है, बाकायदा अहकामे के ऊपर जो है ना वो डिस्क्वालीफाई हुए, और बाकायदा उनके ऊपर करप्शन चार्जेस जो है ना वो इस्टेब्लिश हुए, और उन्हें जो है ना सज़ा हुई, और वो एक बाकायदा कन्विक्ट हैं। और कन्विक्ट पर्सन जो है ना वो अपनी बेल सस्पेंड करवा के, तो मुअत्तल करवा के, तो वो बाहर गया हुआ इलाज के लिए। ठीक है ना। और दूसरी तरफ इमरान खान वो साहब, इलाज जो सालों साल नहीं हो रहा वो इलाज तो पता नहीं क्या, किस चीज़ का इलाज करवा रहे हैं। कुछ थोड़ा सा अपने दिमाग का भी इलाज करवा ले तो ज़्यादा बेहतर था। बात जो उनसे है ना, जो कम से कम सच तो बोलते। बात ये है कि इमरान खान साहब जो उनसे है ना, उनके जो भी इश्यूज बना रहे हैं नाअहली के, ये कोई ग्राउंड्स ही नहीं है इनके जो उनसे है ना। देखिए, क्राइम जब तक इस्टेब्लिश ना हो, कोर्ट क्रिमिनेट नहीं कर सकती किसी को भी। ठीक है, उसके लिए एविडेंस चाहिए, क्राइम का होना ज़रूरी चाहिए। क्राइम हो तो फिर जो है ना उसकी एविडेंस होती है। यहाँ पे तो जो है ना झूठ का पलंदा ये सब कुछ बना रहे हैं, और क्राइम है ही नहीं। जिस बात को ये क्राइम बना रहे हैं वो बात है ही नहीं, जो सब झूठ है, तो इसकी नाअहली कैसे हो सकती है? अच्छा, यानी आपको लगता है कि नाअहली, जिस तरह आज इमरान खान साहब ने ये कहा कि जो जज हैं उन्होंने पहले रिफ्यूज़ किया था केस सुनने से, और वो मुकदमे की समाअत से माजरत कर चुके हैं, लिहाजा दोबारा जज साहब केस की समाअत कैसे कर सकते हैं? जिस तरह से शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ये खदशा है, और इमरान खान साहब को भी है कि उन्हें पेशी पर बुलाया जा रहा है बार बार, और ऐसे लगता है जैसे वो पेशी पर आएंगे तो उनको मौके पर अरेस्ट किया जाएगा, या ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट की जाएगी। तो डू यू थिंक ऐसा कुछ होगा? साहब की इजाज़त से कहना चाहता हूँ जी, बार बार सिर्फ इसलिए बुलाया जा रहा है, मैं अपने विजन के मुताबिक कह रहा हूँ कि ख़तरा, शदीद ख़तरा है बिलाल साहब। मैं वार्न कर रहा हूँ आपके टीवी के ज़रिए जी, उन पे अटैक का, बम ब्लास्ट का और दहशतगर्दी का। ये बात है। ठीक है।
ये बात है, ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए बुलाया जा रहा है इमरान बार खान बार। जो उनसे है ना, वो आपको पता है कि वो जो उनसे है ना, उनके ऊपर वो गए, उनके ऊपर गोलियां चली और जो जख्मी हुए। जी अब जो है उसके बाद इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी कि जरदारी ने के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उसने जो है ना वो रैंसम अमाउंट दी है कत्ल करने के लिए। ठीक है। और इसके अब इमरान खान क्योंकि सिक्योरिटी के हिसार से बाहर निकलेंगे, उनकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो वो जो है अंडर अटैक आएंगे, इसलिए उन्हें बाहर निकाला जा रहा है, उनको बाहर मजबूर किया जा रहा है कि वो बाहर आएँ। ठीक है। हालात तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन इसके अंदर मेरे ख्याल सोल्यूशन की तरफ अगर जाया जाए तो इस सारे इन्वायरमेंट से कैसे बाहर निकला जाए, तो उसके लिए सब पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे दो, मैनू पैसे दो, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पे आना पड़ेगा। पैसे दो इन्होंने। खान साहब को भी एक पेज पे आना पड़ेगा, तो तब जाके ये हालात सीधे होंगे, वरना फिर एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी होती रहेंगी और मुल्क किसी ब्लैकआउट में चला जाएगा। पेज पे ही आना चाह रहे थे डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, अभी लास्ट वीक जो है वो लाहौर आए हुए थे, और अगर मैं आपको बताऊं उन्होंने ये कहा कि हम चाह रहे थे विफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करना, लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया और वो जवाब नहीं दे रहे। दे आर नॉट इन द मूड ऑफ एनी डायलॉग कि वो चाहें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डायलॉग कर सकें। और शायद विफाकी हुकूमत यही इल्ज़ाम इमरान खान पे लगाती है कि वो कहते हैं कि मैं इनसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करूँगा। मेरे प्रोग्राम का वक्त हो गया है। एहसान बटालवी साहब आपका बहुत शुक्रिया, राना नसीम अख्तर साहब आपका बहुत शुक्रिया, फैसल मलिक साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। और नाजरीन दोबारा हाजिर होंगे कल नई बात के साथ, नए इशू के साथ। अपना रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।